नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज के अंक में हम बात करेंगे स्वच्छ ऊर्जा समाधानों में तेजी लाने के लिए मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज के लॉन्च की। बताएंगे कैसे कोरोना जैसे वायरल संक्रमण को रोकने में मददगार होगी भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित स्वदेशी टचलेस टच स्क्रीन प्रौद्योगिकी। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। स्वच्छ ऊर्जा समाधानों में तेजी लाने के लिए मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज लॉन्च। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की सार्वजनिक और निजी भागीदारी आधारित पहल की शुरुआत। भारतीय शोधकर्ताओं ने विकसित की मेक इन इंडिया टचलेस टच स्क्रीन प्रौद्योगिकी। कोरोना जैसे संक्रमणों के संपर्क द्वारा प्रसार पर नियंत्रण करने में मददगार हो सकती है ये तकनीक। सार्वजनिक लाभ के लिए सीडैक ने किया कई सरल विकसित उत्पादों का अनावरण। केंद्र राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत लगातार विकसित कर रहा है नवीन स्वदेशी समाधान। और शोधकर्ताओं ने तैयार किया किफायती और उच्च प्रभावी रोगाणुरोधी कपड़ा। 30 मिनट के अंदर 99.9% रोगजनकों को खत्म कर सकता है IIT दिल्ली के स्टार्टअप का ये नवाचार। और अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार प्राथमिकता से स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में पिछले दिनों केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज का लॉन्च किया। ये मिशन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी में स्वच्छ ऊर्जा समाधानों में तेजी लाने की एक पहल है। ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से पर्यावरण पर पड़े दुष्प्रभाव और तेजी से कम हो रहे ईंधन संसाधनों को देखते हुए पूरी दुनिया में वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा समाधानों पर जोर दिया जा रहा है। भारत भी प्रतिबद्धता के साथ जीरो कार्बन उत्सर्जन नीति पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में पिछले दिनों भारत सरकार के केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वच्छ ऊर्जा समाधानों में तेजी लाने के लिए मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज को शुरू करने के साथ क्लीन एनर्जी की दिशा में भविष्य की एक प्रमुख सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पहल का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किए गए हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म के वित्त पोषण अवसर की घोषणा की। इसके अलावा टिकाऊ विमानन ईंधन में राष्ट्रीय वित्त पोषण अवसर के साथ 3 एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा सामग्री त्वरण मंच का भी शुभारंभ किया गया। सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में स्वच्छ ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने का एक बड़ा कदम है। मिशन इनोवेशन के माध्यम से इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी जैव प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों का उपयोग कर जैव आधारित रसायनों और सामग्री के सह उत्पादन के साथ टिकाऊ जैव ईंधन के लागत प्रभावी उत्पादन के लिए जीरो वेस्ट जैव रिफाइनरी पर केंद्रित है। इसके द्वारा भविष्य के लिए अक्षय ऊर्जा और प्रतिकूल रसायन उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इस मिशन की शुरुआत नवंबर 2021 में मिशन इनोवेशन सम्मेलन के COP 26 कार्यक्रम में की गई थी, जिसका संपूर्ण शुभारंभ अब किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा समाधान हाइड्रोजन ईंधन को माना जा रहा है। इस दिशा में काफी काम किया गया है। कार्यक्रम के दौरान घोषित हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म वित्त पोषण अवसर भी इसी कड़ी का अगला कदम है, जिसके द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन क्षेत्र में नवीन संसाधनों का सटीक उपयोग करने और पानी के अलावा अन्य क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक होगा। इसके द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और परिवहन को संयोजित करने के उद्देश्यों को हासिल किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग साल 2030 तक भारत में 3 स्वच्छ हाइड्रोजन वैली की डिलीवरी सुविधा तैयार करेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उठाए जा रहे ये कदम महत्वपूर्ण हैं। यह मंच अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स में उभरती क्षमताओं का लाभ उठाकर सामग्री की खोज की गति को 10 गुना तेज कर सकेंगे। इन प्रयासों का फायदा न सिर्फ भारत को मिलेगा, बल्कि भारत किफायती स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की चुनौतियों को हल करने में पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है।
भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टचलेस टच स्क्रीन प्रौद्योगिकी विकसित की है जो संपर्क से फैलने वाले कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण करने में मददगार हो सकती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस के वैज्ञानिकों ने जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के सहयोग से किफायती टचलेस टच सेंसर विकसित करने के लिए प्रिंटिंग तकनीक द्वारा समाधान निकाला है। इसके द्वारा टच स्क्रीन वाली सेवाओं में बिना स्क्रीन को छुए उपकरण का संचालन किया जा सकता है। ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। प्रौद्योगिकी विकास के साथ तेजी से विभिन्न सेवाओं में टच स्क्रीन का उपयोग भी बढ़ा है। कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, सेल्फ सर्विस कियोस्क, एटीएम और वेंडिंग मशीनों आदि में ज्यादातर टच स्क्रीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान टच स्क्रीन सेवा ने कोरोना संक्रमण प्रसार का जोखिम बढ़ा दिया। इस समस्या का स्वदेशी समाधान निकाला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों ने। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज ने डीएसटी के दूसरे संस्थान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के सहयोग से टचलेस टच स्क्रीन प्रौद्योगिकी विकसित की है। ये टचलेस सेंसर 9 सेंटीमीटर दूरी से भी स्पर्श को महसूस कर सकता है। इस टचलेस टच स्क्रीन का इस्तेमाल संपर्क से होने वाले कोरोना जैसे संक्रमणों को काफी हद तक नियंत्रित कर सकता है। डीएसटी के नैनो मिशन द्वारा वित्त पोषित इस शोध के नतीजे हाल ही में मैटेरियल्स लेटर्स पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं। बेसिकली अगर प्रिंसिपल वाइज आप देखोगे तो ये कैपेसिटेंस बेस्ड काम करता है। तो हमने बेसिकली अगर आप पैटर्न इलेक्ट्रोड्स देखोगे उसमें इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड्स हैं। सो ये ऐसे इस तरीके का पैटर्न है उसमें। सो जब आप उसके पास कोई नॉन कंडक्टिंग चीज़ें ले जाते हो तो उसके कैपेसिटेंस में चेंज होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज विच वी आर जो हम उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सेंसिटिविटी चेंज हो रही है उसकी वजह से हमें जो चेंज मिल रहा है हम उसको कैप्चर करके एज ए डिवाइस डेवलप कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस टच कम प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जिसे टचलेस टच सेंसर कहा जाता है, बनाने के लिए प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया है। संस्थानों ने प्रिंटेड एडेड पैटर्न पारदर्शी इलेक्ट्रोड उत्पादन के लिए एक अर्ध स्वचालित उत्पादन संयंत्र भी स्थापित किया, जो उन्नत टचलेस स्क्रीन प्रौद्योगिकियों में इस्तेमाल के लिए किफायती स्वदेशी समाधान उपलब्ध कराएगा। शोधकर्ता इस नवाचार की व्यावहारिकता को बढ़ाने के उद्देश्य से दूसरे स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस के लिए भी पैटर्न वाले इलेक्ट्रोड का उपयोग कर कुछ प्रोटोटाइप विकसित कर रहे हैं, जिन्हें इच्छुक उद्योगों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं को उपलब्ध कराया जा सकता है। They are using an invisible metal mesh on the surface of your वे ग्लास और दूसरी सतहों पर एक अदृश्य धातु की जाली का उपयोग कर रहे हैं, जिसे बहुत ही सरल और बहुत ही किफायती तरीके से सरफेस पर जमाया जा सकता है और बहुत बड़े पैमाने पर भी। ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग सरफेसेस। तो ऐसा करने से वे इन पारदर्शी संचालन सतहों को विकसित करने में सक्षम हुए। अब उन्होंने इसे थोड़ा संशोधित किया। पहले इन्हें टच करना आवश्यक था, लेकिन अब उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 सतहों का इस्तेमाल किया है ताकि आपका संपर्क सतह के करीब जाने से ही प्राप्त कर सकें और अब उसे टच करने की कोई आवश्यकता नहीं। इन नए और किफायती पैटर्न वाले पारदर्शी इलेक्ट्रोड में उन्नत स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टचलेस स्क्रीन तथा सेंसर में उपयोग किए जाने की काफी संभावना है। यह टचलेस टच सेंसर तकनीक मौजूदा महामारी और भविष्य में भी संपर्क से फैलने वाले वायरस के प्रसार को रोकने में मददगार हो सकती है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग या CDAC की स्थापना 1988 में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए की गई थी। केंद्र इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को भी लागू कर रहा है। हाल ही में केंद्र ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया और इस अवसर पर सामाजिक लाभ के नवीन उत्पादों के साथ सुपर कंप्यूटर्स के लिए त्रिनेत्र इंटरकनेक्ट का नया वर्जन भी लॉन्च किया। आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट।
भारत को सुपर कंप्यूटर्स के क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत की थी। मिशन को संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है और भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर इस मिशन को कार्यान्वित कर रहा है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग या CDAC 1998 में अपने पहले HPC हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मिशन और सुपर कंप्यूटर की परम श्रृंखला की डिलीवरी के साथ CDAC भारत में ICT क्रांति का अग्रदूत रहा है। केंद्र ने 2 अप्रैल को अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए सामाजिक लाभ के नवीन उत्पादों और समाधानों को लॉन्च किया गया। CDAC ने एक लंबा सफर तय किया है और सुपर कंप्यूटिंग, माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, भाषा प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व बनाए रखा है। हम राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन में एक बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं जो कि उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग है। हमने अपना खुद का मदरबोर्ड बनाया है, हमने स्विचलेस इंटरकनेक्ट भी बनाया है। अब हम आगे बढ़कर अपने खुद के माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण कर रहे हैं। हम क्वांटम कंप्यूटिंग के नए और अज्ञात क्षेत्र में भी बड़ी छलांग लगा रहे हैं जो कि अभी तक बहुत ही विशिष्ट प्रौद्योगिकी क्षेत्र रहा है। टेक्नोलॉजी एरिया। इस मौके पर प्रमुख 3 उत्पादों के रूप में त्रिनेत्र श्रृंखला की 4थी पीढ़ी का नेटवर्क त्रिनेत्र A लॉन्च किया गया। ये 600 Gbps थ्रूपुट का इंटरकनेक्ट सुपर कंप्यूटर नेटवर्क है। त्रिनेत्र A की अनूठी विशेषताओं में से एक 3D टोरस नेटवर्क टोपोलॉजी का अनुकूलन है जो बड़े पैमाने पर सिस्टम के लिए बिना बाधा मापनीयता की अनुमति देता है। CDAC का स्वदेशी सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर रुद्र सर्वर प्राथमिकता इंटरकनेक्ट के रूप में त्रिनेत्र A नेटवर्क का उपयोग करेगा। दूसरा लॉन्च टेट्रा नेटवर्क का किया गया। वायरलेस संचार नेटवर्क आधारित ये प्रौद्योगिकी जटिल संचार में मदद करेगी। इसके तहत 2 नए उत्पाद लाए गए हैं, एक माइक्रो टेट्रा आधारित स्टेशन और दूसरा टेट्रा लाइन स्टेशन। MTBS को भारतीय नौसेना के जहाजों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रतिष्ठित हेलो डेक कम्युनिकेशन प्रणाली में इस्तेमाल के लिए चुना गया है। ये तकनीक आपदा और आपातकालीन स्थितियों में टेट्रा संचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए भी एक उत्कृष्ट समाधान है। इनके अलावा एक उत्पाद था एंड्रॉयड आधारित मोबाइल उपकरणों का सुरक्षा समाधान mKavach 2, जिस तेजी से मोबाइल संचार सेवाओं में नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ा है, उसके साथ साइबर क्राइम जोखिम भी बढ़े हैं। mKavach 2 उपयोगकर्ताओं को उपकरणों में सुरक्षा और गोपनीयता में गलत कॉन्फ़िगरेशन की पहचान करने में मदद करता है और आगे डिवाइस को लॉक करने, पासवर्ड सुरक्षा, OTP के रिसाव से बचने के लिए अधिसूचना सेटिंग आदि से संबंधित सलाह प्रदान करता है। We have been supported हमारी परियोजनाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हमें हर जगह समर्थन दिया गया है और राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन के लिए मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग दोनों का समर्थन हमें मिल रहा है। दोनों ही राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की फंडिंग एजेंसियां हैं। DST और भी कई उच्च प्रौद्योगिकी परियोजनाओं में भी हमें सहयोग करता रहा है जो हम देश और विदेश के संस्थान के साथ मिलकर करते रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान साइबर अपराधों के खिलाफ मार्गदर्शन करने वाली एक सुरक्षा पुस्तिका साइबर मार्गदर्शक का भी अनावरण किया गया। भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा किए जा रहे प्रौद्योगिकी विकास आधारित इन प्रयासों और पहलों का उद्देश्य नागरिकों की बेहतरी और जीवन को आसान बनाने के लिए तकनीकी दक्षताओं को बढ़ाना और तालमेल बिठाना है, साथ ही भारत को वैश्विक मानचित्र पर एक अग्रणी स्थान पर रखना है।
भारत सरकार देश को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए स्टार्टअप्स को प्राथमिकता से बढ़ावा दे रही है और इसका प्रभाव भी दिखने लगा है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की इंक्यूबेटेड स्टार्टअप कंपनी फैबियोसिस इनोवेशंस ने रोगाणुरोधी कपड़ा बनाने की किफायती और अत्यधिक प्रभावी तकनीक विकसित की है। इस तकनीक से तैयार कपड़ा खासकर अस्पतालों में मरीजों को विभिन्न संक्रमणों से बचाने में मददगार होगा। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी यह खास रिपोर्ट। आज जिस तरह नए नए रोगाणु महामारी के रूप में उभर रहे हैं, इन संक्रमणों को रोकने के लिए कई तरह के समाधान भी तलाशे जा रहे हैं। इनमें एक तकनीक रोगाणु रोधी कपड़ा भी है। हालांकि इस तरह के कपड़ों के मौजूदा विकल्प 24 घंटे में बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करते हैं। इस बीच संक्रमण फैलने का डर बना रहता है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित स्टार्टअप फैबियोसिस इनोवेशन ने अत्यधिक लागत प्रभावी और उच्च प्रभावी एंटीवायरल फैब्रिक बनाने की तकनीक विकसित की है। फैबियम नाम से तैयार यह केमिकल युक्त कपड़ा खासकर अस्पतालों में मरीजों को अन्य संक्रमणों से बचाने में ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह कपड़ा मौजूदा रोगाणुरोधी कपड़ों की तुलना में कुल 30 मिनट में 99.9% तक रोगाणुओं को खत्म कर सकता है। तो अभी जो हम लोगों ने फैबियम फैब्रिक बनाया है, ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों को विद इन 30 मिनट्स 99.9% क्लोज टू 100% वो ख़त्म कर देता है। सो इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसे हाईपैड बोलते हैं, विच इज़ हाई परफॉर्मेंस एंटी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी। सो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी है जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस को ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया और वायरसेस को ख़त्म कर देता है। सो हम लोग क्या करते हैं, फैब्रिक के रोल्स लेते हैं और रोल्स को एक सॉल्यूशन से पास कराते हैं, विच इज़ जो कि हम लोग का प्रोप्राइटरी सॉल्यूशन है, और फिर कुछ मशीन से ये पास होता है जो कि और हम लोग कुछ पैरामीटर्स कंट्रोल करते हैं जैसे कि टेम्परेचर, pH एक्सेट्रा, और फाइनल जो फैब्रिक पूरे सिस्टम से बाहर निकलता है वो इन्फेक्शन प्रूफ होता है जो कि फैबियम होता है। शोधकर्ताओं ने 3 साल के अथक प्रयासों और शोध के जरिए रोगाणु रोधी कपड़ा फैबियम तैयार किया। इस रासायनिक कपड़े को तैयार करने के लिए हाईपैड नामक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे बैक्टीरिया, वायरस और कवक के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी बनाता है। कुछ वायरस और बैक्टीरिया 20 से 30 मिनट में खुद को दोगुना कर लेते हैं। फैबिया रोगजनकों के संपर्क में आने के कुछ सेकंड के अंदर ही काम करना शुरू कर देता है और उनमें से 99.9% को 30 मिनट में नष्ट कर देता है। इससे रोगजनकों का प्रसार कम से कम हो जाता है। इस कपड़े का उपयोग मास्क, तौलिया, बेड कवर, मेडिकल क्षेत्र में प्रयोग होने वाले कपड़ों में किया जा सकता है। इस तकनीक से सूती के अलावा सिंथेटिक, ऊनी या किसी भी प्रकार के रोगाणु रोधी कपड़े बनाए जा सकते हैं। फैबियम के बारे में एक खास बात ये भी है कि ये बिल्कुल किफ़ायती है, सो दैट कि ये नॉर्मल जो एवरेज इंडियन पॉपुलेशन है ये इसे अफोर्ड कर सकते हैं। सेकंड कि ये बिल्कुल ही नॉन टॉक्सिक है, सो अगर स्किन के कांटेक्ट में आता है तो किसी तरह की एलर्जी या इरिटेशन प्रोड्यूस नहीं करता है। सो ये प्रोजेक्ट बेसिकली 3 साल पहले हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी और इस प्रोजेक्ट को फंड किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। और टेक्सटाइल मटेरियल्स वन ऑफ द मेजर सोर्स है इस इन्फेक्शंस का, बिकॉज इसको धोने पर भी बैक्टीरिया या वायरस इसमें से निकलते नहीं है। इवन आप अगर फैब्रिक्स को हॉट वाटर में आप धोगे तो बैक्टीरिया या वायरस इसमें से निकलेंगे नहीं। सो दैट्स वाई हम लोगों ने सोचा कि एक हाई परफॉर्मेंस मेडिकल टेक्सटाइल होना चाहिए जो कि 99.9% बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म कर दे, सो दैट कि इसका इस्तेमाल हॉस्पिटल के हर जगह पे जहाँ पे फैब्रिक है और जहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस इसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं वहाँ यूज़ हो सकता है। शोधकर्ताओं द्वारा विकसित यह स्वदेशी रोगाणु रोधी कपड़ा निर्माण तकनीक ने इस तरह के उत्पादों को काफी लागत प्रभावी बना दिया है, जिससे अब इस कपड़े को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय स्टार्टअप का यह समाधान कोरोना जैसी मौजूदा महामारी और भविष्य की चुनौतियों से निपटने में देश की मदद कर सकता है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में।
पिछले 3 वर्षों में भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों को पहले से 2 गुने पेटेंट प्रदान किए गए हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2018-19 में भारतीय वैज्ञानिकों को 2511 पेटेंट प्रदान किए गए थे, जिनकी संख्या वर्ष 2019-20 में बढ़कर 4003 और वर्ष 2020-21 में 5629 हो गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत 3 विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST, जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग वैज्ञानिक अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन तीनों विभागों ने अपने द्वारा समर्थित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों, शोध प्रकाशनों, प्रौद्योगिकी विकास और देश के समग्र विकास में योगदान देने वाले नवाचारों के माध्यम से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित किया है। पेटेंट्स की बढ़ती संख्या को देश में हो रहे शोध एवं नवाचार का संकेतक माना जा सकता है। इससे भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII रैंकिंग अब सुधरकर 46वें स्थान पर पहुंच गई है, जो वर्ष 2014 में 81वें पायदान पर थी। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के चलते तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर्स पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग के अधीन विभिन्न वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थान भारतीय हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियरों का अध्ययन और निगरानी कर रहे हैं। इसमें ग्लेशियर संबंधित आंकड़े जमा करना और इनके द्रव्यमान में आ रहे बदलावों की सूचना देना शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लोकसभा सत्र में दी गई जानकारी के मुताबिक हिंदू कुश हिमालयी ग्लेशियरों की औसत सिकुड़ने की दर 14.9 प्लस माइनस 15.1 मीटर प्रति वर्ष है, जो इंडस नदी घाटी में 12.7 प्लस माइनस 13.2 मीटर प्रति वर्ष, गंगा में 15.5 प्लस माइनस 14.4 मीटर प्रति वर्ष और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में 20.2 प्लस माइनस 19.7 मीटर प्रति वर्ष बदलती रहती है, जबकि काराकोरम क्षेत्र के हिम नदों की लंबाई में तुलनात्मक रूप से बहुत मामूली परिवर्तन देखा गया है, जिससे स्थिर स्थितियों के संकेत मिलते हैं। ग्लेशियरों का पिघलना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ऐसे में ग्लेशियर जोखिमों को कम करने के लिए विभिन्न भारतीय संस्थानों, संगठनों और विश्वविद्यालयों द्वारा किए जा रहे अध्ययन और मूल्यांकन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारतीय शोधकर्ताओं ने कोरोना को संक्रामक बनाने वाली आणविक संरचना का खुलासा किया है। IIT मंडी के स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेस के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को संक्रामक बनाने वाले एक महत्वपूर्ण स्पाइक प्रोटीन के एक अनुभाग की संरचना का अध्ययन किया और सक्रिय प्रोटीन क्षेत्र की आणविक संरचना दर्शाने में सफलता हासिल की है। इस अध्ययन के आधार पर अब स्पाइक प्रोटीन के विशिष्ट हिस्से को लक्ष्य बनाने वाली दवाओं की खोज का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक एंडोडोमेन स्पाइक प्रोटीन के वायरस के अंदर वाला हिस्सा होता है। अध्ययन में देखा गया कि इसकी आणविक संरचना कठोर नहीं होती, बल्कि एंडोडोमेन बेहद लचीला होता है। किसी संरचना के अभाव में ये वायरस के डार्क प्रोटियोम का हिस्सा है। इससे पता चलता है कि एंडोडोमेन अलग अलग परिस्थितियों में पूरी तरह या आंशिक रूप से अव्यवस्थित संरचना को अपना सकता है। इस शोध के द्वारा सी टर्मिनल क्षेत्र या एंडोडोमेन के संरचनात्मक लचीलेपन का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, जिसके बारे में अब तक सिर्फ अनुमान लगाया जाता रहा है। भारतीय शोधकर्ताओं की ये उपलब्धि भारत सहित पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में काफी मददगार साबित हो सकती है। ये अध्ययन शोध पत्रिका वायरोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रयासों को समर्थन देने के लिए भारत सरकार का देश भर में और ज्यादा स्पेस रिसर्च सेंटर खोलने का इरादा है। लोकसभा प्रश्नकाल सत्र में विज्ञान मंत्रालयों के बारे में दी जा रही जानकारी के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी भी साझा की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पृथ्वी के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए इसरो नासा के साथ मिलकर
नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार मिशन पर संयुक्त रूप से काम कर रहा है। उन्होंने साल 2022 में इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले मिशनों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर और रीजनल एकेडेमिया सेंटर फॉर स्पेस को 200 लाख रुपए प्रति वर्ष तक का अनुदान दिए जाने की योजना है। भारत सरकार भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोगी परियोजनाओं को भी प्राथमिकता से आगे बढ़ा रही है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार उपग्रह मिशन भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। आज के हमारे अंक में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50 सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।